हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन 1936 में जे.एम. कीन्स के द्वारा अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में किया गया था। इससे पहले हमने दो सिद्धांत पढ़ लिए हैं। एक तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। क्लासिकल थ्योरी में केवल वास्तविक चरों के आधार पर ब्याज की दर का निर्धारण किया गया था और जो नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट थी उसमें वास्तविक और मौद्रिक दोनों चरों को शामिल किया गया था। लेकिन कीन्स ने एक नया सिद्धांत दिया है जिसमें केवल मौद्रिक चरों के आधार पर ही ब्याज की दर का निर्धारण किया गया है। अकॉर्डिंग टू कीन्स, interest is a monetary phenomena. It is the reward for parting with liquidity for a specific period. अर्थात कीन्स ये मानते हैं कि ब्याज की दर एक मौद्रिक घटना है, अर्थात ब्याज किसी निश्चित अवधि के लिए तरलता या नकदी के त्याग का पुरस्कार होता है। तरलता पसंदगी, व्हाट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस? कीन्स के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग नकद या तरल रूप में रखना पसंद करता है, क्योंकि इसका प्रयोग करने से वह अपनी इच्छा अनुसार कभी भी किसी भी वस्तु या सेवा को क्रय कर सकता है। क्योंकि सब में सबसे ज़्यादा मुद्रा ही तरल वस्तु होती है, इसलिए लोग मुद्रा की ही मांग करते हैं। इसलिए इसे ही कीन्स ने तरलता पसंदगी कहा है। अर्थात केस जो होता है, लिक्विडिटी जो होता है, उससे डायरेक्टली या इजीली कन्वर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जब बॉन्ड होता है तो बॉन्ड को पहले उसमें कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में वो गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म कैश होता है। तो कीन्स के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण मौद्रिक चरों के द्वारा होता है, अर्थात मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा। तो कीन्स ये मानते हैं कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। तो कीन्स के अनुसार डिमांड फॉर मनी, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में से सबसे तरल परिसंपत्ति होती है। ये सभी के द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। इसलिए कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग मुद्रा की उस मात्रा से है जिसे लोग अपने पास नगद या तरल रूप में रखना पसंद करते हैं। तथा कीन्स ये मानते हैं कि लोग अपने पास तीन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नगद मुद्रा की मांग करते हैं, जिसमें से पहला उद्देश्य है लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, ट्रांजैक्शन मोटिव फॉर डिमांड फॉर मनी। इसे हम LT कहेंगे, लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन। आय व व्यय में सामंजस्य नहीं होता। आय प्रति माह मिलती है या 6 महीने में मिलती है या 4 महीने में मिलती है, लेकिन लोगों के जो रोज़ाना के आवश्यक भुगतान होते हैं वो रोज़ाना करने पड़ते हैं। अतः रोज़ाना के जो लेन देनों को पूरा करने के लिए चाहे हाउस होल्ड हो चाहे फर्में हो, अपने पास में अपनी आय का कुछ भाग नगद रखना पसंद करती है। अब दोनों ही नगद रखते हैं, हाउस होल्ड भी करते हैं और फर्में भी नगद रखना पसंद करती है। हाउस होल्ड तो अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए या डेली के जो ट्रांजैक्शन है उनको पूरा करने के लिए अपनी आय का कुछ भाग नगद रूप में रखना पसंद करते हैं, और जो फर्में हैं वो मजदूरी या रॉ मटेरियल के लिए अपने पास में नगद मुद्रा रखती है। अब ये जो नगद मुद्रा है, ये इसका जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ कैश इज डिपेंड ऑन, नगद मुद्रा का जो पार्ट है वो किस पे निर्भर करता है, उसकी हाउस होल्ड या फर्म की साइज ऑफ इनकम या लेवल ऑफ इनकम पर। अगर उसकी हाउस होल्ड की या किसी व्यक्ति की इनकम ज़्यादा है तो लिक्विडिटी ट्रांजैक्शन के लिए वो ज़्यादा नगद मुद्रा अपने पास में रखेगा। दूसरा है पीरियोडिटी ऑफ इनकम, मतलब आय कितने समय बाद में उसको प्राप्त होती है। अगर आय मिलने में अगर ज़्यादा समय लगता है तो इसलिए लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी ज़्यादा रखी जाती है, और आय अगर मान लो रोजाना मिलती है तो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की नगद मांग कम हो जाती है। तीसरा है मोड ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर किसी देश में मोड ऑफ एक्सपेंडिचर ज़्यादातर कैश में किया जाता है तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए नगद मुद्रा की मांग ज़्यादा की जाएगी,
और जहाँ ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है वहाँ पर नगद मुद्रा की मांग कम की जाएगी, तो LT वहाँ पे कम होगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग मुख्यतः तो आय पर ही निर्भर करती है। तो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को हमने किससे दर्शाया है? LT से। तो LT इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। वाई का मतलब यहाँ है आय। तो हम ये बता सकते हैं कि लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और आय में धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अर्थात अगर आय बढ़ती है तो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी बढ़ेगी, और आय घटती है तो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी घटेगी। तो देयर आर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड ट्रांजैक्शन मोटिव फॉर डिमांड। इसको हम डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं कि जैसे ये पहला वाला डायग्राम है, इसमें एक तरफ हमने लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ली है और दूसरे वाई एक्स पे इनकम ली है। जैसे ही आय बढ़ी, लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी बढ़ गई। इसका मतलब दोनों में सीधा संबंध है। लेकिन हम ब्याज की दर का निर्धारण कर रहे हैं, तो इसको देखेंगे कि ब्याज की दर में परिवर्तन से लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये देखते हैं कि ब्याज की दर में परिवर्तनों से लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसलिए इसका जो LT वक्र है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, पूर्णतया बेलोजदार है। आय में परिवर्तनों से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ब्याज की दर में परिवर्तन से LT वक्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे ब्याज की दर पहले R थी, जो बढ़कर इतनी हो गई, तो भी LT में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। LT का मतलब लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर ब्याज की दर घट जाती है तो भी लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही बनी रहती है। इसलिए जो ये LT वक्र है, ये ब्याज की दर के प्रति पूर्णतया इनइलास्टिक है, अर्थात असंवेदनशील है। इसका मतलब LT इज परफेक्टली इनइलास्टिक means change in the rate of interest does not make any impact of LT। मतलब ब्याज की दर में परिवर्तन से लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब पढ़ेंगे हम दूसरा उद्देश्य। किसी मानते हैं कि सतर्कता उद्देश्य के लिए भी लोग मुद्रा की मांग करते हैं, जिसको हमने लिखा है LP। LP का मतलब लिक्विडिटी प्रिकॉशनरी, लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशनरी, डिमांड ऑफ मनी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। व्यक्ति हो, चाहे व्यवसायी हो या उद्यमी हो, वो अपनी सभी आकस्मिक और अप्रत्याशित भावी घटनाओं या परिस्थितियों, जोखिमों, अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए भी कुछ मुद्रा अपने पास में नगद या तरल रूप में रखना पसंद करते हैं। यह है जो सतर्कता उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली नगद मुद्रा की मांग भी आय पर निर्भर करती है। अर्थात सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और आय में सीधा और धनात्मक संबंध होता है। सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को हमने LP से दर्शाया है। तो यहाँ फंक्शन लिखा है कि LP इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। वाई यहाँ पर इनकम है, और इसका हम अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो इसका पॉजिटिव रिलेशन आता है। इफ़ वाई इंक्रीज होती है तो LP भी इंक्रीज होगी, और वाई डिक्रीज होती है तो LP भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब वाई और LP में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अर्थात आय बढ़ती है तो सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी बढ़ती है, और आय घटती है तो सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी घट जाती है। इसको डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया गया है। देखिए, जैसे शुरुआत में आय ये थी तो सतर्कता उद्देश्य के लिए मांग क्यों थी। अब आय बढ़ गई, Y1 हो गई, तो सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी Q1 हो जाएगी। अगर आय घट गई, Y0 हो जाएगी, तो सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी Q0 हो जाएगी। इसका मतलब
सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और आय में सीधा और प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध होता है। अब हम सतर्कता उद्देश्य को ब्याज की दर से संबंध बताएं तो इसका भी ब्याज की दर पर उसी प्रकार संबंध है। ब्याज की दर में परिवर्तन से सतर्कता उद्देश्य के लिए की गई मुद्रा की मांग अप्रभावित रहती है, स्थिर रहती है, चाहे ब्याज की दर घटे चाहे बढ़े, लेकिन सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग स्थिर रहती है। अर्थात दोनों ही ब्याज की दर के प्रति इनइलास्टिक है। इसलिए हम दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे LT इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, ये तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मोटिव था, और LP इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई ये प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है। दोनों का आय से प्रत्यक्ष और सीधा संबंध है, इसलिए दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं। MT, अब LT और दोनों को MT प्लस करेंगे तो MT लिखा हमने कि MT इक्वल टू LT प्लस LP। चूँकि MT दोनों ही आय से संबंध है तो MT इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, अर्थात LT प्लस LP इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। तो दोनों से ही ये स्थिति है कि आय बढ़ती है तो MT भी बढ़ेगा, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब हम ये देखें कि दोनों का ब्याज की दर से क्या संबंध है। तो दोनों का ब्याज की दर से दोनों ही परफेक्टली इलास्टिक होता है, ब्याज की दर के प्रति पूर्णतया बेलोजदार होता है। तो मुद्रा की जो लेन देन मांग और जो सतर्कता मांग है ब्याज की दर में परिवर्तन से स्थिर रहती है, अप्रभावित रहती है। इसलिए इसका जो मांग वक्र है वो परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगा ब्याज की दर के प्रति। तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया, जो कि इसका एक नवाचार माना जाता है, वो यही है, वो है डिमांड ऑफ मनी फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव, मतलब सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। इसको हमने LS लिक्विडिटी फॉर स्पेक्युलेटिव ये नाम दिया। तो क्या होता है ये सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग? सट्टे के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है। दोनों उद्देश्यों, पहले वाले जो दोनों उद्देश्य थे उनकी लिए मुद्रा की मांग आय पर निर्भर करती थी, जबकि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निर्भर करती है। लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तनों या फ्लक्चुएशनों का से लाभ उठाने के लिए भी अपने पास में नगद मुद्रा रखना पसंद करते हैं। सट्टे के लिए मुद्रा की मांग व ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है। कीन्स के अनुसार लोग ये सोचते हैं कि भविष्य में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी और बॉन्ड सस्ते हो जाएंगे, अतः वे सस्ते बॉन्ड खरीदने के लिए अपने पास में नगद मुद्रा रखना पसंद करते हैं, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटती है तो वो बॉन्ड की कीमतें बढ़ेगी, जिसको बेचकर वो लाभ कमा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि लोग ये सोचते हैं कि भविष्य में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो बॉन्ड की कीमतें घटेगी। अगर उनके पास में नगद मुद्रा होगी तो घटी हुई कीमतों के बॉन्ड, सस्ते बॉन्ड खरीद लेंगे, और जब भविष्य में कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस घटेगी और बॉन्ड की कीमतें बढ़ेगी तो बढ़ी हुई कीमतों पर बॉन्ड को बेचकर वो लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अतः बॉन्ड की कीमत व ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है। इसलिए व्यक्ति ब्याज की दरों में परिवर्तन से बॉन्ड की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बॉन्ड का क्रय विक्रय करके लाभ कमाना चाहते हैं। इसे ही सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कहते हैं। तो ये कीन्स का एक नवाचार था कि कीन्स ने कहा था कि ब्याज की दर में फ्लक्चुएशन होंगे, जिससे बॉन्ड की कीमतें ऊपर नीचे होगी, और उसको व्यक्ति अपने पास में नगद मुद्रा रखेंगे तो उसको सस्ती दामों में खरीद कर महंगे दामों में बेचकर उस बॉन्ड से लाभ कमा सकते हैं। ये सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग होती थी। तो उन्होंने ये बताया कि प्राइस ऑफ बॉन्ड इक्वल टू 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब प्राइस ऑफ बॉन्ड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वर्स रिलेशनशिप है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगी तो प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ेगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो प्राइस ऑफ बॉन्ड घटेगी। तो दोनों में विपरीत संबंध है। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है, अर्थात LS इक्वल टू फंक्शन ऑफ R।
इसका हम स्लोप निकालें तो इसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव लिक्विडिटी फॉर इसके स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इफ़ यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमतें घटेगी, और बॉन्ड की कीमतें घटेगी तो मुद्रा की सट्टा मांग भी घटेगी। लोग अपने पास में कैश रखेंगे, हाथ में अपने पास में कैश मुद्रा अपने पास में ज़्यादा रखना पसंद करेंगे। यदि ब्याज की दरें घटती है तो यदि ब्याज की दरें घटती है तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ेगी, और बॉन्ड की कीमतें बढ़ेगी तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी बढ़ेगी। लोग अपने पास में कैश ज़्यादा रखना पसंद करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझा सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर पहले लिया है फेस वैल्यू या प्राइस ऑफ बॉन्ड। पहले जैसे प्राइस ऑफ बॉन्ड 1000 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो गेन कितना मिलेगा, लाभ कितना मिल रहा है इस पर, 40 रुपीज़ का। और अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़कर 5% हो जाती है तो प्राइस ऑफ बॉन्ड कितनी होगी, 800 रुपये। प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या हो गई, घट गई। कितने, 40 रुपये गेन प्राप्त करने के लिए अब हमें 800 रुपये के बॉन्ड की कीमतों का बॉन्ड मिल जाएंगे। और अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटकर 2% रह गई तो बॉन्ड की कीमतें बढ़कर कितनी हो जाएगी, 2000। कितने रुपए के लिए, 40 रुपये गेन करने के लिए हमें 2000 के बॉन्ड चाहिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड की कीमत में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब कीन्स ने एक जो तरलता वक्र दिया जिसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, उन्होंने एक्स अक्ष पे सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और वाई अक्ष पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। और ये एक नेगेटिवली स्लोप्ड वाला तरलता वक्र है जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आके परफेक्टली इलास्टिक पूर्णतया लोचदार हो जाता है। इसे ही कीन्स ने लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल की स्थिति कहा है। इससे पहले ब्याज की दर और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग में विपरीत संबंध होता है, लेकिन इन्होंने जो दो बताया है वो ये है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 मैक्सिमम है, जैसे R2 है, यहाँ पर सारे के सारे लोग सारे के सारा जो पैसा है उसको बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होती है तो बॉन्ड की कीमतें कम होती है, तो सस्ती बॉन्ड उनको मिलेंगे तो सारे के सारा जो पैसा है वो उससे क्या करेंगे, वो बॉन्ड परचेज कर लेंगे। तो R2 मैक्सिमम रेट है, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत मैक्सिमम है तो अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एंड द पीपल कन्वर्ट वूल कैश इनटू बॉन्ड, इस ब्याज की दर पर सभी व्यक्ति जो अपना संपूर्ण जो केस है उसको बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि ब्याज की दर घटकर R मिनिमम हो जाती है, R1 हो जाती है, तो इट इज़ ए सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। यहाँ पर तरलता जाल की स्थिति हो जाती है। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू लो, देन पीपल विश टू होल्ड अनलिमिटेड आइडल कैश बैलेंस। इस ब्याज की दर पर लोग अपने पास में संपूर्ण जो मुद्रा है उसको नगद रूप में रखना पसंद करते हैं, वो बॉन्ड में पैसा नहीं लगाते। इसी को कीन्स ने तरलता जाल की स्थिति माना है। इसको हम यूँ समझा सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो प्राइस ऑफ बॉन्ड घटती है, प्राइस ऑफ बॉन्ड घटेंगे तो परचेज ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, और परचेज ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो लेस मनी इन हैंड, लोगों के पास अपने पास में हाथ में मुद्रा कम रहेगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगी तो प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, और प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो सेल्स ऑफ बॉन्ड भी बढ़ेंगे, बॉन्ड की बिक्री बढ़ जाएगी और लोग मनी इन हैंड अपने पास में मुद्रा रखेंगे, बॉन्ड को बेचेंगे और मुद्रा को रख लेंगे। तो तरलता जाल कीन्स के अनुसार तरलता जाल वह स्थिति है जब न्यूनतम ब्याज की दर पर सट्टा मांग वक्र पूर्णतया लोचदार परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है
यहाँ लोग अपनी संपूर्ण संपत्ति को बॉन्ड की अपेक्षा नकदी में रखना पसंद करते हैं। इसी को कीन्स ने लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल की स्थिति कहा है, जो ये है। ये जो स्थिति है ये लिक्विडिटी ट्रैप की है। यहाँ पर इस ब्याज की दर पर, R1 ब्याज की दर पर लोग संपूर्ण अपनी परिसंपत्तियों को बॉन्ड की अपेक्षा नगद रूप में रखना पसंद करेंगे। अब हम बात करें टोटल डिमांड फॉर मनी। तो 3 उद्देश्यों के लिए हमने मुद्रा की मांग पढ़ ली। तो टोटल डिमांड फॉर मनी को हमने MD बोला है, लिखा है। MD बराबर LT ये ट्रांजैक्शन डिमांड है, LP प्रिकॉशनरी डिमांड है और LS स्पेकुलेटिव डिमांड है। तो हमने बात की थी कि जो LT और LP ये I से पॉजिटिव रिलेशनशिप है इसका, और जो स्पेकुलेटिव डिमांड है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेशन। तो दोनों को हम अलग अलग करते हैं। तो MD इक्वल टू इसको इस तरीके से लिखते हैं MT प्लस LS, और MD बराबर ये भी लिख सकते हैं MD बराबर Y अपॉन Y का मतलब MT किस पे निर्भर करती है, I पर, और LS किस पे निर्भर करता है, ब्याज की दर पर, ब्याज की दर पर। इसको हम डायग्राम के द्वारा दिखाएं तो ये डायग्राम है। ये इधर ब्याज की दर ली है, इधर MD है। जो MT था LP और LT दोनों ब्याज की दर से पूर्णतया इनइलास्टिक था, तो इसलिए ये वर्टिकल वक्र बन गया, एक सीधा वक्र बन गया, पूर्णतया बेलोसदार। और जो सतर्कता उद्देश्य है, ये सट्टा उद्देश्य लिए मांग वक्र था, वो ब्याज की दर से विपरीत संबंधित था, इसलिए ये ऋणात्मक ढाल वाला हो गया। और उसके बाद में ये तरलता जाल की स्थिति है। अब क्योंकि हम ब्याज की दर का निर्धारण करना चाहते हैं, हमने मुद्रा की मांग को पढ़ ली है। अब हम पढ़ना चाहते हैं मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई एज डिटरमाइंड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी इज टेकन कांस्टेंट इज शॉर्ट रन। इसका मतलब यह है कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो एक मौद्रिक अधिकारी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, RBI के द्वारा की जाती है, और उसको कीन्स ने अल्पकाल के लिए स्थिर माना है, क्योंकि ये अल्पकाल में स्थिर रहती है। ये मौद्रिक अधिकारी या RBI के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि MS बराबर M1 प्लस M2। M का मतलब जो सर्कुलेशन में मनी है, और M2 का मतलब जो बैंकों में डिपॉजिट है। ये ब्याज की दर से पूर्णतया इनइलास्टिक है मुद्रा की पूर्ति भी, इसलिए मुद्रा की पूर्ति का वक्र ब्याज की दर बढ़ने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ब्याज की दर घटने और बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये स्थिर है। अब पढ़ देंगे हम ब्याज की दर का निर्धारण, जो मुख्य हमारी बात थी, सिद्धांत था। पहले हमने पढ़ा मुद्रा की मांग का निर्धारण, 3 उद्देश्य थे, तीनों उद्देश्यों के लिए अलग अलग चित्रों के द्वारा पढ़ा। फिर मुद्रा की पूर्ति पढ़ ली, जो ब्याज की दर के प्रति इनइलास्टिक है। और अब हम पढ़ेंगे ब्याज की दर का निर्धारण। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पर मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, अर्थात मुद्रा की मांग वक्र मुद्रा की पूर्ति वक्र को काटता है। तो संतुलन वहाँ होगा जहाँ पर मुद्रा का मांग वक्र मुद्रा की पूर्ति वक्र को काटता है, और यहाँ पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाएगा। जैसे चित्र में ये MD जो है ये मुद्रा का मांग वक्र है, और ये MS है जो मुद्रा का पूर्ति वक्र है। ये इसको E बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ पर मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, तो ब्याज की संतुलन ब्याज के दर निर्धारण होगा R। अगर मान लो कभी स्थिति ये हो जाए कि ब्याज की दर बढ़कर R1 हो जाए, तो अर्थव्यवस्था में एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। संतुलित ब्याज की दर से बढ़कर ब्याज की दर क्या हो जाए, R1 हो जाए, तो R1 की इस स्थिति में क्या होगी, अर्थव्यवस्था में एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। और मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी
तो ब्याज की दर क्या होगी, घटेगी। ब्याज की दर घटकर कहाँ आ जाएगी, वापस उसी संतुलन बिंदु पर आ जाएगी, आर पर ही। अगर मान लो कभी संतुलित ब्याज की दर से ब्याज की दर घटकर R2 हो जाए, कम हो जाए, तो अर्थव्यवस्था में एक्सेस डिमांड ऑफ मनी बढ़ेगी, मुद्रा की मांग बढ़ेगी, और मुद्रा की मांग बढ़ती है तो ब्याज की दर भी बढ़ेगी और वापस बढ़कर कहाँ चली जाएगी, आर पर। इस प्रकार दोनों में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा ब्याज की दर का निर्धारण हो जाएगा। हाँ, इसको ये बताया मैंने कि यदि ब्याज की दर चित्र में मुद्रा की मांग वक्र मुद्रा की पूर्ति वक्र को ई बिंदु पर काटता है, अतः संतुलन ब्याज की दर का निर्धारण OR होगा। यदि R लेस देन R1 है, मतलब वास्तविक ब्याज की दर वर्तमान ब्याज की दर से कम है, तो बाजार में एक्सेस सप्लाई होगी और एक्सेस सप्लाई से प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होंगे, घटेंगे, बॉन्ड की कीमतें घटेगी, जिससे परचेज ऑफ बॉन्ड कुल बॉन्ड ज़्यादा खरीदेंगे लोग, और ज़्यादा खरीदेंगे तो केस को किस में कन्वर्ट करेंगे, बॉन्ड में। कन्वर्ट केस इनटू बॉन्ड विद द एक्सपेक्टेशन दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी फॉल टू आर। ये सोचेंगे बॉन्ड की कीमतें घटेगी, परचेज ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, लोग अपने केस को बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, और ये सोचेंगे कि भविष्य में ब्याज की दर क्या होगी, R1 से घटेगी, R पे आएगी, और R पे आएगी तो वो बॉन्ड महंगे होंगे, और महंगे होंगे तो महंगे बॉन्डों को बेचकर वो लाभ कमा सकते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि यदि ब्याज की दर जो R है ये मोर देन R2 है, अगर R2 मतलब कम रह जाती है कि जो संतुलित ब्याज की दर है उससे ब्याज की दर बहुत कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में एक्सेस डिमांड ऑफ मनी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो लोग बॉन्ड को बेचेंगे तो लोगों के पास में पैसा आएगा, कैश फॉर्म में आएगा, और वो ये आशा रखेंगे कि भविष्य में ब्याज की दर बढ़ेगी, और ब्याज की दर बढ़ेगी तो बॉन्ड सस्ते होंगे, उस समय सस्ते बॉन्ड खरीद कर वो फिर वापस लाभ कमा सकते हैं। तो वापस जो R2 है वो बढ़ने की स्थिति में रहेगी, बढ़कर क्या हो जाएगी, वो R। इस प्रकार कीन्स के अनुसार सट्टा के लिए मुद्रा की मांग से लोग ब्याज की दरों में परिवर्तन करके लाभ कमा सकते हैं। इस सिद्धांत की आलोचना ये की गई है कि इसमें केवल मौद्रिक चरों के बारे में ही ध्यान दिया गया है और वास्तविक चरों की अवहेलना की गई है। दूसरा, मुद्रा की मांग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और पूर्ति को स्थिर मान लिया गया है। ये सिद्धांत ये मानता है, कीन्स ये मानता है कि पीपल जो लोग हैं होल्ड देयर एसेट्स इन आइदर और ऑल मनी और ऑल बॉन्ड्स। या तो कीन्स ये मानते हैं कि या तो लोग अपने पास में केस में रखेंगे पैसे को, या पूरा बॉन्ड में रखेंगे। तो आपको कैसा लगा? होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन या कोई कठिनाई रह गई है, परेशानी, कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट वहाँ पर लिख कर भेजें। थैंक यू।